आपने तो जख्मों को हरा फिर दोबारा किया। भाई साहब, मैं एक बिजनेसमैन आदमी था, छोटा मोटा ट्रांसपोर्टर था। उसके बाद मेरे 3 भाइयों की डेथ हो गई, तो मुझे सब दिखा कि दुनिया फ़ानी है। यहाँ किसी के काम आओ तो वही काम आने वाली चीज़ है। बड़े सिकंदर आए, बड़े सिकंदर चले गए इस दुनिया में। मेरी गाड़ियाँ 26 दिन बंद रही, मेरी भाभीयों के नाम पे पर्चे काटे गए, मेरे को 8 पर्चे काटे गए थे। तो हमने उस आवाज़ को बुलंद किया, तो मुझे फिर जब मेरी एफसीआई की गाड़ियाँ भी अंदर रही 26 दिन, तो मुझे ये लगा कि नहीं, पॉलिटिकल बैक हर आदमी को ज़रूरत है। ये दुनिया की एक मजबूरी बनी है कि पॉलिटिशियन बनना भी ज़रूरी है, और लोग ही उसको पॉलिटिशियन बनाते हैं। नहीं तो मुझे कोई लेना देना नहीं था इस चीज़ से। मजबूरन मुझे किसी पार्टी का सहारा लेना पड़ा। मैं उस पार्टी में गया, रामविलास पासवान जी थे हमारे। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे खास मेहमान है बीजेपी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम भट्ट। इनसे खास बातचीत करेंगे आज। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने। शुक्रिया सर, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका ये जो पॉलिटिकल कैरियर है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्या शौक पड़ गया आपको कि मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊं? आपने तो जख्मों को हरा फिर दोबारा किया। भाई साहब, मैं एक बिजनेसमैन आदमी था, छोटा मोटा ट्रांसपोर्टर था। उसके बाद मेरे 3 भाइयों की डेथ हो गई, तो मुझे सब दिखा कि ये दुनिया फ़ानी है। यहाँ किसी के काम आओ तो वही काम आने वाली चीज़ है। बड़े सिकंदर आए, बड़े सिकंदर चले गए इस दुनिया में। यहाँ एक रेलवे का ट्रैक आया था, 2002 की बात है शायद। रेलवे ट्रैक में यहाँ मजदूर मजदूरी कर रहे थे, तो उनको 100 रुपया रेट दिया गया। हमने कहा कि भाई साहब, हम तो 150-200 रुपये घर में मजदूर को देते हैं, आपने 100 रुपया क्यों दिया? यहाँ फिर एक बहुत जन सैलाब, एक लड़ाई लड़ी थी बहुत सारे बंगाल के लोगों ने, ताकि यहाँ के गरीब के लिए बात करेंगे, यहाँ के मजलूम के लिए बात करें, ताकि ये जो रेल प्रोजेक्ट आया, ये हमारे अटल जी की देन थी, ताकि हर जम्मू कश्मीर में हर जगह रोड पहुँचे, हर जगह रेल कनेक्टिविटी मिल जाए। तो ये काबिल तारीफ काम है, जो अटल जी की सोच थी, अटल जी का विजन था। तो ये उन लोगों की एक बहुत बड़ी देन है हमारे जम्मू कश्मीर में। उसके बाद जब यहाँ रेलवे की लड़ाई उठी, तो मैंने ये भी कहा कि उसमें इन्होंने बहुत सारी, यहाँ कुछ चंद लोगों ने उस टाइम भी यहाँ बेईमानी, गद्दारी और मेरे गरीब के साथ विश्वासघात किया। यहाँ के नौजवानों के ऊपर पर्चे काटे गए, यहाँ के नौजवानों के ऊपर FIR 8-8, 9-9, 10-10 FIR लगाई थी, क्योंकि हम लोग उसमें एक तारिक डार भी है, वो भी उस लड़ाई में था। शफकत था, शफकत तस्लीम था, बहुत सारे बंगाल का यूथ उसमें एक साथ था। सलीम राजा एडवोकेट एक था बेचारा जन्नतगार, उसने भी उस आंदोलन में बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी इस बंगाल के अवाम के लिए, मगर उसको भी बहुत बुरी तरीके से पुलिस ने मारा और 1-1.5 साल में उसकी जान चली गई। तो उसके बाद मेरी गाड़ियों को, हमारे ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ थी हमारे, FCI लोड करके जम्मू से आई थी, तो मैं भी उस लड़ाई में शामिल था। तो मेरी गाड़ियों को तकरीबन 26 दिन पुलिस स्टेशन बानीहाल में रखा गया था। वजीर मोहम्मद SHO साहब यहाँ हुआ करते थे। अल्लाह बचाए ऐसे SHO से कि जैसे यहाँ हिंदू मुस्लिम का वो इनकलाब चल रहा था। हम तो पाकिस्तान तो नहीं मांग रहे थे, हम तो कह रहे थे कि जो लेबर लॉज है उसको लागू करो, यहाँ के आम गरीब को लेबर लॉज के हिसाब से पैसा दिया जाए। गैस अलाउंस है, टनल अलाउंस है, रिसिक अलाउंस है, हमने उस पर बात की थी। तो मेरी गाड़ियाँ 26 दिन बंद रही, मेरी भाभीयों के नाम पे पर्चे काटे गए, मेरे को 8 पर्चे काटे गए थे। तो हमने उस आवाज़ को बुलंद किया, तो मुझे फिर जब मेरी FCI की गाड़ियाँ भी अंदर रही 26 दिन, तो मुझे ये लगा कि नहीं, पॉलिटिकल बैक हर आदमी को ज़रूरत है। ये दुनिया की एक मजबूरी बनी है कि पॉलिटिशियन बनना भी ज़रूरी है, और लोग ही उसको पॉलिटिशियन बनाते हैं। नहीं तो मुझे कोई लेना देना नहीं था इस चीज़ से। मजबूरन मुझे किसी पार्टी का सहारा लेना पड़ा।
मैं उस पार्टी में गया, रामविलास पासवान जी थे हमारे। ये सर ये कब की बात है, कब आपने ये 2008 की बात है। 2002 में लड़ाई लड़ी हमने, 2004, 5 तक, 6 तक ये लड़ाई लड़ते रहे। थानों में हम तारीखें देते रहे, कोर्टों में तारीखें देते रहे, यहाँ का यूथ तारीखें देता रहा, यहाँ का तारिक डार जो बेचारा था, मैंने पहले भी कहा, बहुत सारे यूथ के लड़के थे जो उस लड़ाई में इकट्ठे थे। तो फिर मुझे जब लगा कि यहाँ पर ऐसे रहना बेगैरती का काम है, मैंने एक पार्टी ज्वाइन की, लोक जनशक्ति के नाम से वो पार्टी। फिर मैंने इलेक्शन लड़ा था 2008 का। उसके बाद जब मुझे लगा कि उस पार्टी तो 2008 में आपको टिकट दी थी बनहाल से? हाँ, 2008 में मैंने यहाँ इलेक्शन लड़ा था लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से। तो जितना हमसे हो सका तो हमने पार्टी के लिए काम भी किया, अपने गरीब के लिए, मजलूम के लिए काम किया। तो ऐसे ऐसे हमने फैमिली में कितने भाई थे आप पहले से, भाई बहन? हम 4 भाई थे। 3 की डेथ हो गई और अब चौथा मैं हूँ। किन कारणों से, क्या वजह? एक्चुअली एक को कैंसर हो गया था, एक को नेचुरल मौत हो गई थी और एक का एक्सीडेंट हो गया था। तो आप अकेले हो? अब मैं अकेला हूँ, चलाने वाला अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात है। चलो जितना मेरे से हो सकता है तो मैंने अपने परिवार को देख रेख तो करनी है। उसके बाद हमने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद फिर हम इसमें अपने भारतीय जनता पार्टी में गए। हमने कहा अगर यहाँ के गरीब की बात कर सकते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी। कब की बात है जब आप भारतीय जनता पार्टी में गए थे? मैं 2009 में गया था, 2008 का इलेक्शन लड़के। तो उसके बाद आप सीधे बीजेपी में चले? बीजेपी में चला गया। बीजेपी से फिर आप एक वर्कर के नाते आज भी हम काम कर रहे हैं और उस दिन भी काम कर रहे थे। तो मुझे यही एक पार्टी लगी कि जो यहाँ के लोगों की बात कर रही है, यहाँ की देश की बात कर रही है, यहाँ की यूथ की बात कर रही है। तो मुझे ये एक पार्टी अच्छी लगी, तो मैं इस पार्टी में तब से आज तक लगातार काम कर रहा हूँ। यहाँ के सताए हुए लोगों को, जैसे हमें उस टाइम जब हमने हक की बात की थी, यहाँ के मजलूम की बात की थी, तो उस टाइम भी यहाँ के पॉलिटिकल लीडरों ने उस आंदोलन में कितने लोगों ने साथ दिया था, कितनों ने नहीं साथ दिया, तो हमें बखूबी आईने की तरह दिखता है। बनहाल में कितने लोग वफादार है गरीबों के, कितने लोग वफादार है यहाँ के मजलूमों के, कितने कसाई भी है बनहाल में कि जो मेरे गरीब का हक खाना चाहते हैं, गरीब के बच्चे को आवाज़ अपनी बुलंद नहीं करना देना चाहते हैं। तो कई लोग यहाँ पर उस टाइम भी बड़ी बड़ी ताकतें बैठी हुई थी जो यहाँ के गरीब के बच्चों को गुमराह करके पाकिस्तान का रास्ता दिखाते थे अपनी कुर्सी को हासिल करने के लिए। मगर जब से श्री नरेंद्र मोदी जी आए तब से यहाँ का विकास होने लगा, तब से यहाँ स्कॉलरशिप के नाम पे यहाँ के बच्चे बाहर की कंट्री में पढ़ने गए। तो ये मोदी जी की बहुत बड़ी एक सोच है, विजन है, देन है, ताकि यहाँ का गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बने, एसपी बने। तो मुझे इसी पार्टी में अच्छा लगा, तो मैंने दिन रात मेहनत करके पार्टी के साथ शाना बशाना खड़ा हूँ और पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं। पार्टी ने इस बार हमें मौका दिया था इलेक्शन लड़ने का, तो हमने लड़ा था। हमने भी कहा था कि चलो, आपने तो 50 साल कांग्रेस को भी दिए, एनसी को भी दिए, पीडीपी को दिए, तो मैंने लोगों से अपील की थी कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को दे दो मौका, ताकि हम भी यहाँ के विकास के साथ है, यहाँ के यूथ के साथ है। हम चाहते थे कि अच्छा स्कूल बने, अच्छी यूनिवर्सिटी बने, अच्छी हेल्थ की फैसिलिटी मिले। ये हमारे दिल में एक तमन्ना थी कि हम भी खिदमत खलक करें। तो चलो, लोगों ने मौका, कई लोगों ने 7-8 हज़ार लोगों ने हमें मौका दिया था खिदमत करने का, बल्कि हम सक्सेस नहीं हो पाए। तो मगर हम भी भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे हम काम कर रहे हैं, अपने गरीब के लिए, अपने मजलूम के लिए, अपने बेबस के लिए, वो हम करते रहे। लोग हमें पहचाने या ना पहचाने, लोगों को हमने पहले भी कहा था इलेक्शन के टाइम, अरे भाई आपको डायरेक्ट आना चाहिए, मोदी जी के साथ हाथ मिलाना चाहिए, या इनडायरेक्ट आना चाहिए। ना तो वो डायरेक्ट गए, कुछ 7-8 हज़ार लोग तो डायरेक्ट मोदी जी के कमल के फूल के साथ आए, उन्होंने वोट डाला, भला हम जीत नहीं पाए। मगर मैंने तब भी लोगों को कहा था, भाई साहब इनडायरेक्ट आने में कोई फायदा नहीं है, एनसी के थ्रू आप हमारे दरबार में दिल्ली में जाके तो फिर हमारे ही दरबार। आप मानते हैं कि एनसी का कोalition बीजेपी के साथ, मगर वो तो अलायंस में कांग्रेस के साथ है। अरे भाई साहब कुछ नहीं है, इनका कोई मुंह पैर नहीं है। क्या फारूक अब्दुल्ला साहब टीका नहीं लगाता? क्या वो जय श्री राम का नारा नहीं लगाता? क्या वो वंदे मातरम का नारा नहीं लगाता? हमें दूर रख रहे हैं,
गरीब जनता को दूर रख रहे हैं दिल्ली वालों से। तो आपका मतलब वो इनडायरेक्ट बीजेपी के साथ मिले? वो मिले हैं, क्यों नहीं मिले हैं। वो दिल्ली में एक बोली बोलते हैं, कश्मीर में आके दूसरी बोली बोलते हैं। मगर अब लोग अवेयर हो चुके हैं, लोग अब जाग चुके हैं, अब अच्छे बुरे की पहचान आ चुकी है। मैं कहता हूं कि अगर इनकी सरकार है, सीएम इनका, डिप्टी सीएम इनका, एमएलए इनका, तो आज की डेट में तो चांद चार हमारे बंगाल को लगने चाहिए, पूरे जम्मू कश्मीर को चांद चार लगने चाहिए थे कि आप लोगों को बहुत बड़ा मैंडेट दिया था एनसी को। अब यहाँ का डेली वेजर भी मुकम्मल होगा, अब यहाँ का यूथ के लिए भी कोई नया बदलाव आएगा। मगर बदलाव नहीं आया, बल्कि इन्होंने जो वादे किए थे मैनिफेस्टो में कि हम 12 सिलेंडर देंगे, हम 200 यूनिट देंगे, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज देखो मेरे जो डेली वेजर भाई है, चाहे वो जंगलात है, रहबर तालीम है, मतलब जितने महकमे हैं उतने डेली वेजर बेचारे आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसका जिम्मेदार कौन? एनसी। अरे एनसी तेरे हाथ में पावर है ना, तो क्यों नहीं करते हो इनको पक्का? करो इनको पक्का, करो अपने देश को मजबूत। और मजे वाली बात एक है, ये दफा 370 कह रहे हैं। अरे जब आप सरकार में थे, 50 साल आप सरकार में रहे, तब आपको दफा 370 को मजबूत करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ की पीडीपी सरकार में थी, उन्होंने क्यों नहीं दफा 370 को मजबूत किया था? उसके बाद तो कांग्रेस भी रही, उसने क्यों नहीं मजबूत किया? उसके बाद तो अब एनसी आई, इसने क्यों नहीं मजबूत किया दफा 370 को? आज इनको दफा 370 याद पड़ रहा है, जबकि मोदी जी ने जड़ से उखाड़ के हम डायरेक्ट गरीब के साथ पहुंचना चाहते हैं। हम मोदी जी की स्कीम को डायरेक्ट जो दिल्ली से आएगी वो डायरेक्ट मेरे गरीब तक पहुंचती है। मुझे आज फख्र से ये कहना पड़ता है, जैसे मेरे कायद यहाँ जो भी डीसी साहब आए, आज दिल्ली से जो भी टास्क उनको मिलता है वो जमीनी सतह पे आज वो घर घर पहुंच रहे हैं। घर घर उन स्कीमों का लाभ गरीब को पहुंच रहा है। हर गरीब को 5 लाख 7 लाख का गोल्डन कार्ड दिया गया, हर गरीब को हर पंचायत में 3000 4000 मकान दिए गए। तो मैं कहता हूं कि लोगों को मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। अभी आने वाला कल सरपंच बनेगा, पंच बनेगा, वो तब बनेगा जब आप उसको वोट दोगे। और एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देखकर तो देख लो, ताकि यहाँ का विकास होगा, यहाँ का अमन होगा, यहाँ का एसपीओ मुस्तकिल होगा या नहीं होगा, यहाँ का डेली वेजर मुस्तकिल होगा या नहीं होगा। तो देने वाली सरकार वो सेंटर की है, तो इनके पास अगर 10 रुपए आएंगे, ये 10 में से भी 5 अपने जेबों में डालेंगे, 5 ही मेरे गरीब के पास पहुंचते हैं। मगर ये उसमें भी नाकाम है। मैं कहता हूं कि इतनी मजाटी में सरकार होकर फिर भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, फिर कि इनके कोई काम नहीं हो रहे। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये पब्लिक को धोखा है, पब्लिक को धोखा नहीं देना चाहिए, पब्लिक का काम करना चाहिए। जिस पब्लिक ने इतना बड़ा मैंडेट यहाँ मेरे भाई सजाद साहब को दिया है, अगर सजाद साहब, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया, अगर आप खिदमत खलक करना चाहते हो, आप हज करके भी आए हो, तो हज वाला काम करो। यहाँ अच्छा स्कूल बनाओ, अच्छी पब्लिक पार्क बनाओ, अच्छा चिल्ड्रन अस्पताल बनाओ, अच्छा यहाँ हेल्थ की फैसिलिटी को मजबूत करो, यहाँ के एजुकेशन स्ट्रक्चर को मजबूत करो। यहाँ पर जो एजुकेशन की पोस्टें वैकन हैं उनको फिलअप करने की जरूरत है, तो करो ना ये काम। हम काबिल तारीफ का हम कहेंगे वाकया सजाद साहब को दर्द है यहाँ के गरीब के लिए, मजलूम के लिए, बेबस के लिए। ये मेरा मानना है।